मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको पुस्तक वसंत के अंतर्गत नीलकंठ पाठ और उसका पाठ सेकंड समझाना चाहेंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में बहुत सारे पशु पक्षियों के बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने उस पर और उसको लिखने के लिए उनके मनोभावों को समझने का प्रयास किया है कि किस तरह से वो पशु पक्षियों को समझ सकें, उनकी क्रियाओं को जान सकें और उनको जान सकें कि आखिर में वो क्या चाहते हैं। इस तरह से जब वो मोर के 2 बच्चे लेकर के आए जिसे उन्होंने अपने कमरे में छोड़ रखा था, और जब उनके यहाँ रहने वाली चित्रा नाम की जो बिल्ली थी वो अपना पूरा हक समझती थी, तो उससे बचाने के लिए लेखिका हमेशा उसे अपने कमरे में ही उन बच्चों को रखा करती थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाघर खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। जब 10, 15, 20 दिन हो गए उन्हें अपने कमरे में रखते रखते वो पक्षी भी निश्चिंत हो गए और इधर उधर घूमने लगे लेखिका के सामने भी। तब उन्होंने उन दोनों को पकड़ करके, और जो उन्होंने अपना एक चिड़ियाघर बना रखा था बड़ा सा, उसमें जाकर के उन दोनों को लेकर के गई और ले जाकर के उन जीव जंतुओं के साथ उनको छोड़ दिया, जो बड़े से चिड़ियाघर में रहने लगे। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जब वो पहुंचे तो और जो पक्षी थे, पशु और पक्षी, उसको उन दोनों बच्चों को बड़े ध्यान से देखती है। लेखिका ने उसकी कल्पना ऐसे की है कि जिस तरह से एक नई वधू, नई लड़की जिसका विवाह होकर के पहली बार ससुराल आती है, तो कुछ तो उसके पास आकर के उससे पूछते हैं, कुछ दूर से ही उसको देखते हैं और देखने का प्रयास करते हैं, कैसी है, कैसे बोलती है, कैसे बात करती है, कैसे चलती है। इन सब चीजों को दूर से ही देखती है। जिस तरह का कौतूहल आश्चर्य होता है नववधू के आगमन पर, उसी तरह से चिड़ियाघर में भी उन दोनों बच्चों के पहुंचने पर लोगों में कौतूहल पैदा हो गया। कौतूहल मतलब आश्चर्य। लक्का कबूतर, उस कबूतर का नाम क्या था? लक्का, नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गुम की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सब सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मानो चिड़ियाघर में भूचाल आ गया। जब मैंने उन दोनों मोर के बच्चों को उसमें पहुंचाया तो लेखिका कहती है कि ऐसा लगा कि जैसे चिड़ियाघर में भूचाल आ गया। अर्थात जो जितने भी उसमें पशु पक्षी रह रहे थे, वो तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से घुल मिल गए थे। उन्हें एक दूसरे से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं रहा था और वो एक परिवार की तरह रहने लगी थी। लेकिन जब मैंने इन 2 मोर के बच्चों को वहां छोड़ा जा करके, तो उस चिड़ियाघर में भूचाल सा आ गया। अर्थात उनको और पशु पक्षियों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इनको यहाँ से भगाएं या इनको अपने साथ शामिल करें, क्या करें। इस तरह से उस चिड़ियाघर में भूचाल सा आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। अर्थात डियर स्टूडेंट, जिस तरह से वो मोर के बच्चे उसमें पहुंचे जाकर के चिड़ियाघर में, और जैसे वो देख रहे थे, इसी तरह से आपकी कक्षा में भी जब कोई नया स्टूडेंट आता है और वो कहाँ बैठता है, किससे बात करता है, कुछ बच्चे तो उससे बात करने में इंटरेस्टेड होते, उनका इंट्रोडक्शन पूछ लेते कि किस स्कूल से आए हो, कहाँ रहते हो। पर कुछ बच्चे पूछते नहीं है, दूर से बैठ के देखते हैं उसको, और फिर वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, टीचर से क्या पूछ रहा है, इस तरह से उसको वाच करती है।
वो जिस तरह से आप उसको वॉच कर रहे हैं, बच्चा भी आपको उसी तरह से देख रहा है। क्लास में टीचर किन बच्चों को कैसा कहता है, शरारत करते हैं, उनको क्या कहता है, किस तरह के बच्चे होते हैं, या टीचर के जाने के बाद बच्चे क्या करते हैं क्लास में, ये सारी चीजों को वो भी वॉच करते हैं। फिर 1-2 दिन इधर उधर बैठता है, अर्थात पास पड़ोस का जिस मोहल्ले से आया उस मोहल्ले का कोई बच्चा क्लास में मिल जाता है तो वो उसके पास जाकर के बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे करके वो अपनी आदत के अनुसार, अर्थात जैसी उसकी आदत है, जब वो पढ़ने वाला होगा तो पढ़ने वाले बच्चे से संगति करने की कोशिश करेगा, और यदि वो खेलने वाला होगा तो वो खिलाड़ियों की संगति में जाना चाहेगा, और वो अन्य शैतानियां करना वाला होगा स्टूडेंट, तो जो और भी क्लास में बेकार की शैतानियां करते रहते हैं उन बच्चों से दोस्ती कर लेगा और धीरे धीरे जाकर के उन्हीं के पास बैठने लगेगा। इस तरह से वो बच्चा भी आपको देखेगा और आप उसको इसी तरह से उस चिड़ियाघर में एक भूचाल सा आया था। धीरे धीरे करके बच्चे छोटे थे वो, और देखे दोनों मोर के बच्चे, और फिर वो बड़े होने लगे। जैसे एक इमली से तितली का बना है, अच्छा तितली का बच्चा छोटा सा एक कीड़ा सा होता है, और जब वह धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है तो वो जाकर के एक तितली जैसे रंग बिरंगा बन जाता है, और बन करके वो आकाश में उड़ने लगता है। उसमें रंग कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। इसी तरह से मोर के जो बच्चे थे उनमें भी कहाँ से रंग आने लगे। उसमें एक मोर था और मोरनी। डियर स्टूडेंट, मोर के पंख बड़े होते हैं, वो अधिक सुंदर होता है देखने में, मोरनी के पंख इतने बड़े नहीं होते। तो मोर के बारे में लेखिका ने क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। मोर कैसा हो गया? मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकी और पैनी हो गई, टेढ़ी होकर के पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलावी द्रुति झलकने लगी, अर्थात उनकी चोंच नीली होने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की, नील हरित माने नीली और हरी, उसकी जो गर्दन होती है, गर्दन के जो बाल होते हैं वो नीले और हरे होते हैं। हर भंगिमा से धूप छावनी तरंगे उठने लगी, कभी वो हरी दिखती है और कभी नीली, उठने गिरने लगी। बाम भाग दोनों पंखों में सिलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगी। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रकाओं के इंद्रधनुषी सा रंग उद्दीप्त होने लगा था। उसके जो पंख होते हैं मोर के बड़े बड़े होने लगे, और उनके बीच में जो डिजाइन बनी हुई होती है वो बनने लगी। इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उनका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, इसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। अर्थात लेखिका यह कहना चाहती है कि शायद उन पक्षियों को देखकर ही हम उनकी सुंदरता को देख सकते हैं, क्या क्या क्रियाएं करने लगी, और उन क्रियाओं से और भी जो पक्षी थे उनसे प्रभावित होने लगे। जिस तरह से मोर का विकास हुआ उसी तरह से मोरनी का हुआ, लेकिन उससे कम। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, और तो भाग उसका शरीर का उसी तरह का होता है जैसा मोर का होता है, लेकिन मोर के पंख लंबे होते हैं जबकि मोरनी के पंख लंबे नहीं होते हैं। जबकि मोर की सुंदरता का कारण उनके पंख ही होते हैं, और तो देखने में वो सुंदर होता ही है, लेकिन सबसे अधिक सुंदरता का कारण उसके पंख होते हैं। परंतु अपनी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणे होने का प्रमाण है, क्योंकि एक ही जाति के थे मोर के, इसलिए वो दोनों एक साथ रहते हैं। नीला ग्रीवा होने के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। उसकी नीली गर्दन थी, इसलिए लेखिका ने उसका नाम नीलकंठ रख दिया, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा, क्योंकि वो सदैव उनके साथ रहती थी, इसलिए लेखिका ने उसका नाम राधा रख दिया। उसे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक कर लिया।
अर्थात कब उसको सब इतना अधिक जो पिंजरे में रहने वाले जीव जंतु से प्यार करने लगे कि वो अपना उसको नेता बना लिया, संरक्षक बना लिया, सेनापति बना लिया उसको। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्रित कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता था। अर्थात वो आगे आगे चलता और चिड़िया के जितने भी पशु पक्षी थे वो पीछे पीछे उसके चलते, और जहां दाना दिया जाता था वहां पर दाना चुगते जाते। सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्रित कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो उनकी रखवाली किया करता था। वह जहां वो दाना चुगते थे मोर उनके आसपास घूमता रहता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंच प्रहार से उसे दंड देता था। यदि वो खाने में, दाना चुगने में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करते थे, लड़ते थे, तो मोर उनको जाकर के अपनी चोंच मार करके उन्हें दंडित किया करता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगे उन्हें अधर में लटकाए रहता था। क्योंकि खरगोश ज्यादा दौड़ते हैं इधर उधर, तो वो दौड़ दौड़ करके यदि किसी पक्षी को परेशान कर रहे होते थे तो मोर जाता और उसका कान पकड़ करके अपनी चोंच से उठा लेता था। और क्योंकि कान उसकी चोंच तीखी होती थी इसलिए उसके कान में कर्णभेद होने लग जाता था, अर्थात तो कान छिद जाता था, और जब वो जोर से चिल्लाता था तब जाकर के वो मोर उसको छोड़ता था। इससे वो डरने लग गए थे कि यदि मैं किसी भी तरह की कोई शैतानियां करूंगा तो मोर हमें दंडित करेगा। दंड विधान के समान ही सब जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी पूंछ, लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछूत बन सकते थे। अर्थात ऐसा नहीं कि वह सिर्फ उनको दंडित ही किया करता था। जब वह अपनी मिट्टी में अपने पंख फैला करके मोर बैठ जाता था तो वो दौड़ दौड़ के वही खरगोश आके उनके पंखों में छिप जाया करते थे और वहां पर खेला करते थे, तब वो उनको कुछ भी नहीं कहता था। ऐसी किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर आ गया। सब जीव जंतु इधर उधर जाकर छिप गए, परंतु एक छोटा सा खरगोश था, वो सांप की पकड़ में आ गया। एक सांप आकर के उसमें छिप गया। आकर के निगलने के प्रयास से सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था और शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था, किसी को स्पष्ट सुनाई दे। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर झट से नीचे आ उतरा। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल नहीं होगा। अतः उसने क्या किया, क्योंकि उस सांप ने आधा खरगोश को मुंह में दबा रखा था, तो उसने गया और सांप को अपने पंजे से पकड़ करके पीछे की तरफ, वैसे तो सांप को जब मोर पकड़ता है तो फन पकड़ता है, लेकिन फन क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि फन से वह खरगोश को दबाए हुए था। तो उसने पीछे बीच में पकड़ करके और उसके चोंच में और पूंछ में चोंच मारने लगा, जिससे कि वह अपना मुंह खोलेगा दर्द की वजह से और खरगोश निकल जाए। ऐसा ही हुआ। जब उसने अपना मुंह खोला दर्द के कारण सांप ने, तो खरगोश उसमें से निकल करके भाग गया। डियर स्टूडेंट, आप इसको ध्यान से सुनिए। धन्यवाद।